So today we'll study electric flux, about electric flux. पहला हेडिंग लगा देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? हम एक एरिया के बारे में जानते हैं। फर्स्ट विल अंडरस्टैंड एरिया। बेसिकली हमें एरिया लगेगा। फ्लक्स हम फाई से डिनोट करते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट ए। इसके अराउंड हमें चर्चा करनी है। फ्लक्स इज इक्वल्स टू E डॉट ए। E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, A इज द एरिया, एरिया वेक्टर। जनरली हमने 10th स्टैंडर्ड तक जो पढ़ा था एरिया, हम उसको स्केलर मानते थे क्योंकि वेक्टर मानने की कोई जरूरत नहीं पड़ी थी हमें। बेसिकली एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। उसको वेक्टर कैसे है? तो डायरेक्शन लगेगा। अगर वेक्टर क्वांटिटी एरिया को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं तो डायरेक्शन लगेगा। डायरेक्शन क्या होगा उसकी पहले बात कर लेते हैं। फिर डिफरेंट डिफरेंट केसेस हम करेंगे कि डिफरेंट शेप्स के लिए फ्लक्स क्या होगा, जैसे रेक्टेंगल के लिए, प्लेन डिस्क के लिए, कोई वायर, क्लोज्ड वायर के फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, उसके हम बात करेंगे। तो पहला पॉइंट हम लिखते हैं एरिया, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। फिर इसका डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ज्योमेट्री। जो कि शेप हम लेंगे, ज्योमेट्री का हो या शेप को हो, शेप के परपेंडिकुलर होंगे। फॉर एग्जांपल कोई हम एक 3D में दिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ एरिया ऐसा है, ठीक है। एक्सक्यूज मी इसके सर। पर यस सर अर्णव। मतलब जो हाँ सर, मतलब जो भी हमारे पास जो एरिया है वो एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, या फिर उसको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज कर सकते हैं? वो ओरिजिनली देखो, जब कभी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया मैथमेटिक्स में, एरिया बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी, वहां पे सिर्फ हमने उसको लिया था क्योंकि मैथमेटिक्स में उसको डायरेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं थी, ना किसी हम उसको वेक्टर फॉर्म में पढ़ रहे थे जब कभी हमने पढ़ा था। सो दैट्स व्हाई हमने ऑलवेज उसको मैग्नीट्यूड ले लिया था। ओके, वो ठीक एक है, वेक्टर क्वांटिटी ही है। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ओके सो इसका डायरेक्शन क्या होगा? लेट्स से कि इसकी साइड ए है, ये रेक्टेंगल कंसिडर करो, ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो एरिया वेक्टर क्या होगा? ये जो डायग्राम है उसके परपेंडिकुलर, जो डायग्राम यहाँ पे है उसके परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर एक तो ऊपर की तरफ होगा एरिया वेक्टर, या नीचे की तरफ होगा। दो डायरेक्शन पॉसिबल है उसके परपेंडिकुलर, अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसको z मान ले। अगर ये एक्स वाई एक्सिस में खेल रहा है तो वो z एक्सिस कंसिडर करते हैं। सो इफ दिस फिगर इज इन एक्स वाई प्लेन, so the area vector का डायरेक्शन z प्लेन में होगा। so this will be in the z direction। so z डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, k क्या या माइनस k क्या। ठीक है, so here direction of area vector। पहले तो यहाँ पे एरिया क्या आएगा? एरिया आएगा a क्रॉस b, a क्रॉस b, ये भी क्रॉस ही लिख सकते हैं इसे, और यू कैन से b क्रॉस। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों लिया? क्योंकि एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि वर्क डन, फिर से मुझे थोड़ा बेसिक बताना पड़ेगा, ध्यान दो। यहाँ पे दो प्रकार से हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। मुझे ना यार एक मच्छर काफी परेशान कर रहा है, काट लेगा ना परेशानी होगी। क्या बोल रहा था ना, मच्छर की वजह से। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, ये सही रहेगा। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन मतलब वो क्रॉस प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी करते हैं हम, और दूसरा क्या होता है, ए क्रॉस बी। ए डॉट बी कब यूज करते हैं भाई? इसका एक एग्जांपल बताओ मुझे वर्क डन का। एफ डॉट डी, और इसका एक एग्जांपल आर क्रॉस एफ। डाइपोल का भी था ना, पी क्रॉस ई। हाँ सर, पी क्रॉस ई टॉर्क के लिए। टॉर्क, पी क्रॉस ई। तो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब वेक्टर प्रोडक्ट, दो क्वांटिटी जो वेक्टर है और उसका प्रोडक्ट भी अगर वेक्टर है तो हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों वेक्टर है, लेकिन जो आउटपुट निकला है मेरा वो क्या है, स्केलर है। तो हमने क्या यूज किया यहाँ पे, डॉट। ठीक है, तो ये जो लेंथ है ये तो डिस्प्लेसमेंट है ना, इसको डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करना पड़ेगा। ए और बी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये यहाँ से तक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट। दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमने अपना, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर ये भी वेक्टर उसका निकलने वाला आउटपुट भी अगर वेक्टर है तो वी यूज क्रॉस प्रोडक्ट। हेंस वी हैव यूज्ड हियर इज अ क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट यूज करें। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में है। इसका डायरेक्शन बताएंगे तो हम इसको ऐसे फॉर्म में अगर लिखेंगे रहेगा, इफ यू राइट इन दिस फॉर्म। चलो ठीक है, ये फॉर्म में लिखना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, एक तो फिर हम बोल सकते हैं कि कैप, ये माइनस के कैप। ठीक है, आइदर वाइज प्लस कब लेना है माइनस कब लेना है डिपेंड करेगा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही है या इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे जा रही है तो उस हिसाब से हम कंसिडर करेंगे कि प्लस के लेना है या माइनस के लेना है। यहाँ से एक सीख मिलती है कि परपेंडिकुलर होता है, जो प्लेन शेप का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर एरिया का डायरेक्शन हमें लेना है। जैसे अम्ब्रेला होता है, अम्ब्रेला का जो क्या होता है, हैंडल होता है। ठीक है, हैंडल घुमाओगे तो अम्ब्रेला का डायरेक्शन होता है। अम्ब्रेला क्या होता है, व्हाट इज अम्ब्रेला, अम्ब्रेला तो पता है सबको, जो अम्ब्रेला का सरफेस है, राइट, जो गोल वाला गोल वाला जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होता है ना हैंडल। मतलब हाँ अम्ब्रेला का डायरेक्शन चेंज करना किसके ऊपर डिपेंड है, वो हैंडल के ऊपर, और हैंडल कैसा है उसके परपेंडिकुलर है। सो यू कैन टेक दैट इनटू योर इमेजिनेशन। ठीक है, आगे कुछ बढ़ते हैं। छाप लिया तुमने, फटाफट से छापते चलो अभी। स्पीड बढ़ानी पड़ेगी हमें। क्या करना है, आगे चलना है, लिख लिया है तुमने या कैसे, क्या सर बस हालचाल? कर दीजिए सर। 1 मिनट सर। ठीक ठीक। एक्चुअली मैं ये माइनस और इसको प्लस कर, क्लॉकवाइज चलते हैं एंगल। हो गया सर। ठीक है, थोड़ी जानकारी और, तुम डायरेक्शन कैसे निकालते हो, राइट हैंड थंब रूल से। ए क्रॉस हाँ बी, ए से बी की तरफ हाथ मोड़ेंगे। ठीक है, नीचे जा रहा है इसलिए माइनस, बी क्रॉस ए, बी से लेकर ए की तरफ। ठीक है, यू हैव टू टेक योर राइट हैंड, कर्ल योर राइट हैंड फ्रॉम बी टू ए। बी से ए की तरफ मोड़ो, ऊपर की तरफ थंब इंडिकेट करेगा। ए से बी की तरफ करो, नीचे की तरफ थंब जा रहा है इसलिए माइनस की लिखा है। ठीक है, चलो वर्क डन बोलो क्या होगा। वर्क डन इज equals to force into display. Just an example to understand what is multiplication. ठीक, एक दूसरा एग्जांपल, z एक्सिस, एक्सिस निकाल लो पहले फटाफट से। दिस इज x एक्सिस। सर 2 और मैं मिनिट इसको मागच्या पेजवर घ्या ना. पीछे किसी का बैकग्राउंड नॉइज होगा तो वो माइक बंद कर दिया आपने। ओके सर, थैंक यू. यहाँ पे अभी सर्कल, अजीब गरीब सर्कल आया था अभी। ये सर्कल रखा है एक्स वाई
प्लेन में ये z है, ठीक है, इसका एरिया वेक्टर, इसकी रेडियस r है, ठीक है। तो एक तो ऊपर होगा नहीं तो नीचे होगा। एरिया वेक्टर क्या होगा, अलोंग दी z डायरेक्शन, k कैप की डायरेक्शन होगा या माइनस k कैप की डायरेक्शन होगा। लिखेंगे तो हाँ, लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एरिया वेक्टर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। जैसे ही मैंने इसके ऊपर एरो लगाया मतलब आगे मुझे उसका यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन बताना पड़ेगा। ये क्या होता है, ये यूनिट वेक्टर होता है ना, पता है सबको, एक्स डायरेक्शन के अलावा आई कैप, वाई डायरेक्शन के अलावा हम जे कैप लेते हैं और जेड डायरेक्शन के अलावा हम के कैप लेते हैं। इनको कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स ओनली द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन विच इट इज फ्लोइंग और इट इज मूविंग। सो यहाँ पे आई कैन से के कैप के डायरेक्शन में हो सकता है, और एरिया वेक्टर कैन बी इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर माइनस के कैप, ठीक है। एक ही चीज याद रखना है इसके अंदर, ये एक्स वाई प्लेन है, दिस डिस्क और रिंग वॉट एवर इट मे बी, इट इज इन एक्स वाई प्लेन। तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो उसके परपेंडिकुलर आइदर इन द जेड डायरेक्शन और इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन, ठीक। और एक शेप ऐसा ही बना सकते हैं हम। अनदर एग्जाम जो अभी किया था जेड डायरेक्शन में, बस ओरिएंटेशन दिखाने के लिए एग्जांपल हम कर रहे हैं। ये वाई डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन, दिस इज जेड डायरेक्शन। इस बार ऐसे मानते हैं तो क्या होगा, और मेरा शेप ऐसा है। ओके, दिस इज द सम रेक्टेंगुलर प्लेट। कौन से प्लेन में है ये तो एक्स प्लेन में है, तो इसका डायरेक्शन कैसे होगा, इसके परपेंडिकुलर। तो दिस इज y के लिए क्या लेते हैं हम, जे कैप, या नीचे भी हो सकता है इसका डायरेक्शन माइनस जे कैप, ठीक है। अगर ये a है साइड और ये b है तो इसका एरिया होगा ए बी टू जे कैप, और ए बी कलर में लिख के इसको डायरेक्शन में माइनस जे कैप। ये दोनों पॉसिबिलिटीज है। सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड कि एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया होता है वेक्टर क्वांटिटी, वॉल्यूम स्केलर होता है, ठीक है। वॉल्यूम इज अ स्केलर, वॉल्यूम वेक्टर नहीं होता है। ओनली एरिया विच इज अ स्केल वेक्टर क्वांटिटी। वॉल्यूम स्केलर होता है, नॉट अ वेक्टर। एरिया इज अ वेक्टर, ठीक है। ये तो इसको बोलते हैं एक तरीके से दीज आर दी ओपन सरफेसेस। ये क्या है, सभी ओपन सरफेसेस है। ये ओपन सरफेस, ऊपर और नीचे हवा है ना। तो अगर एज एंटिटी अगर इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि 3 डायमेंशनल बॉडीज, ये 2 डायमेंशनल बॉडीज है, ओपन सरफेस कहो या दिस इज अ 2D ज्योमेट्री। मतलब इसको 2 डायमेंशन है, लेंथ और ब्रेड्थ, थिकनेस वगैरह नहीं है, तो इसको हमने कहा दीज आर द ओपन सरफेस या 2D ज्योमेट्री, ठीक। अभी क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर देखते हैं, जैसे कि सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, क्यूबॉइड हो गया। तो फॉर 3D सरफेसेस 2-4 शेप यहाँ पे निकालते हैं। So this is the closed geometry. कलरफुल बनाते हैं। ठीक है, अभी इसका एरिया वेक्टर कैसे दिखाएंगे। देखो, क्लोज ज्योमेट्री का एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ होता है, उसके परपेंडिकुलर। ये देखो कितने फेसेस है यहाँ पे, ये एक एरिया वेक्टर अगर इसका लेंगे, ये साइड का एरिया वेक्टर का होगा, बाहर होगा, अंदर की तरफ नहीं दिखाते। बाय डिफॉल्ट वी टेक क्लोज एंटिटी का एरिया वेक्टर आउटवर्ड, इसका बाहर होगा, इसका यहाँ पे अपने परपेंडिकुलर बाहर होगा, इसका बाहर होगा, इसका बाहर, ऊपर वाले का ऊपर, नीचे वाले का नीचे। So area vector is perpendicular to the surface and is outward for the closed surfaces, ठीक है। यहाँ पे बता देते हैं डायरेक्शन, डिफरेंट कलर।
इसके लिए इसका एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर लेके बाहर की तरफ, पीछे वाले का पीछे, आगे वाले का आगे, ऊपर वाले का ऊपर, जो नीचे वाला सरफेस है उसका नीचे होगा एरिया वेक्टर। ठीक है, दीज आर दी आउटवर्ड। और एक दूसरा एग्जांपल, सिलेंडर, सिलेंडर को ना दो शेप ऊपर, दो शेप और एक शेप बीच में, ये वाला शेप और ये वाला शेप सर्कुलर शेप है, और इसकी बॉडी जो है बॉडी कर्व शेप की है। उसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके लिए अपवर्ड, ये जो नीचे वाला सरफेस है इसके लिए, देखो कितने सरफेसेस फॉर्म हो रहे हैं। सिलेंडर इज फॉर्म बिकॉज ऑफ थ्री सरफेसेस, टू सर्कुलर शेप एंड वन इज कर्व्ड बॉडी। कर्व बॉडी का शेप कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, दिस इज द एरिया वेक्टर फॉर कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस के लिए एरिया वेक्टर ऐसा इमेजिन करो, कहीं एक जगह पे सेंटर है और वहां से हम बाहर की दिशा में रेडियली आउटवर्ड, ये परपेंडिकुलर कहेंगे, कर्व्ड सरफेस को कहेंगे हम रेडियली आउटवर्ड। सो यहाँ पे लिखते हैं एरिया वेक्टर फॉर कर्व्ड surfaces is radially outward। is को या r को radially outward for plane surfaces, for plane surfaces ये तो लिखा है हमने, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। ठीक है, for closed surfaces इसको ऊपर लिखो, नोट नंबर 1, number 2, number 3, these are the basic points। area for closed surfaces, area vector is taken in outward direction only। इशिता, यू केम लेट, क्या हुआ आज? फ्रेश टॉपिक है, जल्दी आने का। ओके, चलो आगे बढ़ू क्या मैं? और तीसरी ज्योमेट्री नीचे निकाल लेता हूँ, मेरे पास स्पेस है यहाँ पे। स्पीयर निकाल लेते हैं अभी, एक बड़ा गोला स्पीयर दिखाने के लिए ऐसा बना देते ताकि स्पीयर लगेगा। ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर कर्व सरफेस के लिए आउटवर्ड लेना है, रेडियली आउट से निकालनी है लाइन। तो लाइन निकालते हैं सेंटर से, ये सेंटर। ठीक है, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, बाहर की तरफ। You can draw many lines for representing area vector। जो पोर्शन में हमें इंटरेस्टेड है, we are interested in which portion,
in that portion we'll draw the area vector lines. ठीक, यहाँ पे देखना इसको कैसे निकाल रहे हैं हम, सरफेस को कैसा है, ये परपेंडिकुलर है, देखो सरफेस से परपेंडिकुलर। अगर हम इसको स्मॉल स्मॉल एलिमेंटल पीसेस में देखेंगे, इसको एकदम माइक्रोस्कोपिकली छोटा, तो ये कैसा दिखेगा, इसको जूम करके यहाँ देखते हैं तो 3D में दिखाना पड़ेगा। एरिया इसको परपेंडिकुलर टू सरफेस दिखेगा। यस, ऐसा दिखेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अभी फ्लक्स को इंट्रोड्यूस किया जाए, एरिया वेक्टर से हमारी मुलाकात हो गई, तो ये सीजन का हीरो पहले एरिया वेक्टर। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानकारी तो पहले से है, 2 सीजन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखा था। सर एकदा लास्ट स्लाइड वरती या ना, याच्या मागची। थैंक यू सर। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। थोड़ी देर पहले हमने देखा फ्लक्स को फाई ये सिंबल से दिखाते हैं, फाई, और इसके पैर के नीचे ना ई लिखते हैं। तो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि आगे चल के ना मैग्नेटिक फ्लक्स भी आता है, आगे के कुछ टॉपिक में मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, तो हम फाई सफिक्स ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिखाएंगे। ये होता है ई डॉट ए, ठीक है। तो यहाँ से पता चल जाता है फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी होगी। अगर मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ तो क्या लगता है, स्केलर या वेक्टर? स्केलर इट विल बी स्केलर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट यूज किया है, ठीक है। Yes, तो लिख दो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो स्केलर क्वांटिटी। छोटी सी और एक बात, इसका यूनिट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 यूनिट होते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के मुझे तो 2 यूनिट पता है, तुम्हें पता है क्या? मुझे पता नहीं। वोल्ट पर मीटर होता है और दूसरा होता है न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये हमने सेकंड सीजन में देखा, ये फर्स्ट सीजन में देखा था। इसके लिए फॉर्मूला कौन सा लिया था हमने, ये रहा था माइनस dv/dr, जो हम रिलेशन लगा रहे थे ना इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। और ये कौन से फॉर्मूला से मिला मुझे, F/q, ठीक है। So just have handy this formula for calculating the unit. तो हम ये वाला लेके चलते हैं, आसान है थोड़ा सा लिखने में। तो फ्लक्स का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, दिस इज द यूनिट। और फिर डायमेंशन वगैरह तुम्हें पता है कैसे निकालना है, मैं उसके झंझट में मैं पढ़ने वाला नहीं, ठीक। कूलम के लिए क्या लिखना है वो भी मैंने बता दिया है फर्स्ट सीजन में, न्यूटन के लिए क्या है वो तो पता है, मीटर स्क्वायर के लिए क्या लिखना है, ठीक है। तो उसके डायमेंशंस तुम निकाल लेना, MLT A भी आएगा यहाँ पे, ओके। आई लीव इट टू यू ओनली। चलो अभी हम देखते हैं कि क्या एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, मतलब क्या रिलेशन क्या है। तो हम क्या करते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आते हैं, बाजार से क्या करते हैं कि सर वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक माइनस फील्ड dv/dv या dv/d है? डी आर है वो, आर, हाँ भाई, अच्छा ठीक है। हाँ, सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन करो यहाँ पे एक वर्ड, in uniform electric field we are playing. So I am introducing to you a brand new uniform electric field at your service. This is electric field E. इसके अंदर हम अभी एरिया रख देते हैं, एक प्लेट रख देते हैं, ठीक है। तो कलर कर देते हैं, ड्राइंग क्लास चल रही है, ओके। सो ये हमने एक क्लोज्ड शेप रेक्टेंगुलर को कुछ भी को उसको रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ये कोई चार्ज वगैरह नहीं है, कुछ चार्ज नहीं है इसके अंदर, ठीक है।
अगर मैं कहूंगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, दूसरी एक शेप मुझे निकालना पड़ेगा इसके कंपैरिजन में। तो मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। कौन सी सिचुएशन में फ्लक्स ज्यादा होगा ये बताओ, मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सेकंड केस में सिचुएशन ए, सिचुएशन बी, इसके अंदर से जो फ्लक्स है phi1, दिस इज phi2। तो ऑब्वियसली लग रहा है कि फ्लक्स 2 मतलब सेकेंड सिचुएशन में फ्लक्स ज्यादा होगा। दो रीजन है, एक ही रीजन है, दो रीजन नहीं। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे क्राउडेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना, ये दीज यस आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या है, दर्शाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में चल रही है और उसकी मैग्नीट्यूड कितना है। तो ये डायरेक्शन में चल रही है, टुवर्ड्स द आई कैप डायरेक्शन में। क्राउडेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम दिखाएंगे, उसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा वहां। तो फ्लक्स क्या होता है, E इंटू ए। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी वहां पे फ्लक्स ज्यादा होगा। ठीक है, तो टू बी प्रिसाइज ऐसा बोलना चाहिए कि ये जो हमारी क्लोज बॉडी है उसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है हम उसके अंदर इंटरेस्टेड है। उसके बाहर क्या हो रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमारे ज्योमेट्री के अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, वी आर इंटरेस्टेड टू दैट। तो यहाँ पे देखा, यहाँ पे काफी कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही थी और यहाँ पे काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकल रही थी। तो वी कैन से phi2 इज ग्रेटर देन phi1। रीजन लिखना पड़ेगा, एज इसको E1 और इसको E2 कर दो, E2 इज ग्रेटर देन E1। अगर मैं इसका एरिया A मान लूं और यहाँ पे भी एरिया क्या है, A है, तो ये सिचुएशन में एरिया तो सेम था लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड स्ट्रॉन्गर होने से फ्लक्स बढ़ गया। अभी सेकेंड सिचुएशन में क्या करेंगे, हम करते हैं ये डायग्राम को साथ में लेकर आगे के पेज में। ठीक है, पहले समझ लो फिर मैं पीछे के स्लाइड में फिर से जाऊंगा लेना उसे। दिस टाइम आई एम रिमूविंग दिस छोटा सा एरिया, इसको थोड़ा बड़ा करो। यहाँ पे E1 है मैग्नीट्यूड, यहाँ पे E1 है। दिस टाइम एरिया हैज इंक्रीज्ड। अब बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है, यहाँ पे क्या बढ़ गया, एरिया बढ़ गया ना। इसका एरिया A2 है। तो ये फिगर A है, ये फिगर B है। चार ऑप्शन है, ऑप्शन A phi1 इज ग्रेटर देन phi2, ऑप्शन B है phi2 इज ग्रेटर देन phi1, and ऑप्शन 3 है phi1 इज इक्वल टू phi2, and ऑप्शन 4 है IDK। So what do you think? phi2 is greater than phi1। phi2 is greater than phi1। ओके, और कोई सब एग्री करते हो क्या? जो अनुराग बोला है सेकंड ऑप्शन। यस सर। हाँ सर। ऑब्वियस सी बात है, phi2 is greater than phi1 because A2 is greater than हाँ A1। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सिचुएशन में सेम थी ना। So just you can increase the area or you can increase the strength of the electric field, your flux will increase. So flux depends upon, यहाँ पे नीचे लिखते हैं, लिखने की जरूरत नहीं, वैसे फॉर्मूला में डिफाइन कर लिया हमने। इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi is directly proportional to area and flux is also directly proportional to electric field। इसलिए तो हमने इसका फॉर्मूला बनाया, flux is equals to E dot A। अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो क्या लिखेंगे हम, E A cos थीटा। वो आगे चल के देखेंगे, पहले तुम पीछे वाला कंप्लीट कर दो ये।
हो गया ये कंप्लीट? आगे पेज के ऊपर चले। हो गया क्या ये वाला? नहीं, वो वाला कर रहा है। ये वाला करो फिर। इसको नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। इसको यहाँ पे मैं डिलीट कर रहा हूँ। चलो, the situation is like this. What if the electric field is flowing with some angle like this? The electric field is like this. तो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे। Yes, ठीक है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ठीक है। अब इसका एरिया वेक्टर कैसा है? एरिया वेक्टर तो यहाँ पे है। एरिया वेक्टर इज हियर, राइट? दिस इज एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच में एंगल ये है थीटा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर को थोड़ा सा क्लियरली दिखाते हुए, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर, दिस इज एरिया वेक्टर। एंगल इनके बीच में कितना है? थीटा, ठीक है। So we'll take one component of electric field along the direction of area vector. इसके दो कंपोनेंट्स ले सकते हैं ना भाई साहब, ये E cos थीटा और ये दूसरा क्या हो जाएगा? E sin थीटा। कौन सा लेना फ्रूटफुल होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे? इसकी cos थीटा। So we take a component of electric field in the direction of area vector. तो यहाँ पे फ्लक्स अगर मैं लिखूंगा तो फ्लक्स यहाँ पे क्या होगा? E A cos theta. So we have to take this a direction component along the area vector. So we'll take this component. ठीक है। अगर नोट लिखना चाहोगे तो लिख के देता हूँ। नोट take component of electric field along the direction of area vector. किसके लिए? कैलकुलेट फ्लक्स। कौन सा? इलेक्ट्रिक। और एक एग्जांपल, माइक बंद कर दो। This is electric field E
एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तुम नीचे भी ले सकते हो, एरिया वेक्टर नीचे भी आएगा, लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एरिया वेक्टर लेना है। एरिया वेक्टर लेने के लिए हमारे पास दो चॉइसेस थे, इसके परपेंडिकुलर, एक ऊपर या नीचे। हमने ऊपर लिया एरिया वेक्टर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जिस जहाँ पे होगा उसके अलोंग हमें एरिया वेक्टर लेना है। तो दिस इज एरिया वेक्टर ए, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और इनके बीच में एंगल कितना है, इनके बीच में अगर मैं कहूँ ये एंगल है थीटा। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स होगा यहाँ पे ई ए कॉस थीटा। कौन सा कंपोनेंट लेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये वाला, ये यहाँ से एंगल कितना दिया था थीटा, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा ई कॉस थीटा ई साइन थीटा। ये ई साइन थीटा से कोई फ्लक्स नहीं होगा, ई साइन थीटा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सरफेस को पैरेलल चल रही है ना, सरफेस को ग्रेज करके चल रही, टच करके चल रही, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर से पास नहीं हो रही। पास होने वाली लाइंस कौन सी होगी, ये ऊपर जाने वाली। तो ऊपर जाने वाला कंपोनेंट कौन सा है, ई कॉस थीटा। ऊपर जाने वाला मतलब वी हैव टू टेक द परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द सरफेस। तो हम एरिया वेक्टर को पैरेलल बोल सकते हैं। तो एरिया वेक्टर को पैरेलल कंपोनेंट कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई कॉस थीटा। सर जो हमने वहाँ ऊपर वो फिगर जो बनाया है, यस सर एक बार उस पेज पे जाएंगे, एक मिनट। yes. सर यहाँ पे जो हमने वो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन वाला बनाया है ना, वो ब्लू कलर का एरो से, यस तो सर उसके अंदर ई कॉस थीटा तो पैरेलल हो गया ना एरिया वेक्टर के, तो वो हाँ ना, ई कॉस थीटा इज पैरेलल। देखो मैं एरिया वेक्टर के यहाँ पे दो वर्ड यूज किए हैं। एरिया, अगर मैं सिंपली एरिया कहूंगा तो एरिया के लिए ये जो लाइन जा रही है वो मैं कहूंगा कि वो परपेंडिकुलर है। टेक्निकली हमने ऐसा बोलना चाहिए, एरिया वेक्टर के कैसी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो कैसी है, पैरेलल। पैरेलल है। ओके, मतलब लेट कि मैं ये कोई एरिया वेक्टर वगैरह कुछ इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, देन व्हाट आई विल से, इसके ये जो है एरिया को, ये कैसी जा रही है, परपेंडिकुलर। ठीक है। तो वो स्केलर तरीका हो गया बोलने का, लेकिन तुम एक ही याद रखो, एरिया वेक्टर के कैसे निकाल रहे हैं हम, पैरेलल निकाल रहे हैं। ओके सर। So you have to take cos component. अगर मैं एक एग्जांपल ऐसा बनाऊं तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। सर यस सर आप एक बार वापस दिखा सकते हैं? यस थैंक यू सर। देखो ये एग्जांपल में मैं क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो दिखाऊंगा मैं अभी। ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। वेक्टर भी रहा ये रहा वेक्टर, ये वेक्टर, एरिया वेक्टर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। If I say this angle is theta and the option A, flux is equals to EA cos theta. Option B, flux is equals to EA sin theta. Option C, option D doesn't exist. A और B में से कौन सा सही होगा? ए। देखो सर वो तो सेम ही बताया आपने, क्या चेंजेस है यहाँ पे, छोटा चेंज क्या है। देखो मैंने एंगल कहाँ से लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कहाँ से दिखाया है क्वेश्चन में, एक्स एक्सिस के अलावा। तो इसके दो कंपोनेंट बनाएंगे ना हम यहाँ पे, एक कंपोनेंट ये बनेगा, साइन एक कंपोनेंट ये बनेगा, हाँ ये ई कॉस थीटा, जिस जहां से हम थीटा मेजर करते हैं वो वाला कंपोनेंट क्या होता है, कॉस थीटा। और ये जो ऊपर वाला कंपोनेंट है ये क्या होगा, ई साइन थीटा। तो हमें उसके अलोंग लेना है ना, एरिया वेक्टर के अलोंग। तो यहाँ पे मैंने ट्विस्ट गूगली क्या डाली, मैंने एंगल दिया ये कोई हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ,
लास्ट क्वेश्चन में मैंने एंगल ये दिया था, आई हैड गिवन दिस एंगल, तब ये जाके cos थीटा आया था। समझा तो सर। हियर हाँ sin थीटा, ठीक है, तो ऐसे उल्लू बना सकते हैं। यहाँ पे आंसर क्या है, ये sin थीटा। यू हैव टू चेक कि कौन से दो क्वांटिटीज के बीच में या कहाँ रेफरेंस से एंगल दिया है। इट्स ये sin थीटा इन दिस केस, क्योंकि एंगल यहाँ पे एरिया वेक्टर के साथ ना देते हुए हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ दिया। जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में ये एरिया वेक्टर के साथ ही एंगल गिवन होगा थीटा, तब हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये क्या होगा, इन दिस केस E cos थीटा विल बी द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अनदर एग्जांपल, दिस इज अ स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड ए, इसका एरिया वेक्टर ये ऐसा है, and this is the electric field, and here are the four options. Flux is equals to EA, flux is equals to EA sin theta, flux is equals to EA cos theta, flux is equals to 0. Zero is the correct answer, friends. हाँ, 0 is the zero correct answer. परपेंडिकुलर है ना। जी सर। क्योंकि ये जो एरिया है वही प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो इसको ग्रेस करके जा रही है। हम्म। और दूसरा इसका अगर बोलना चाहेंगे तो ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के एंगल कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री। और साइन 90 कितना होता है, 0। cos 90 लेना है ना हमें, हाँ, cos 90 0, लेंगे ना sin सर, 91, डॉट प्रोडक्ट। सर cos मुझे नहीं समझा। 90 बता रहा हूँ। सो फ्लक्स यहाँ पे कितने हम EA cos 90 डिग्री, फ्लक्स कितना होगा, 0। ऐसे इमेजिन करो, ये तुम्हें अगर विजुअलाइज नहीं हो रहा है, सी दिस वन, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ऊपर। मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी जा रही है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब ये सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है क्या, उसके ऊपर से जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या जा रही है, उसकी ऊपर से जा रही है, ठीक है। तो इनके बीच में एंगल कितना हुआ, ये 90 डिग्री है। फ्लक्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, EA cos थीटा, cos 90 कितना होगा, 0। तो फ्लक्स इज 0, ठीक है। देखो तुम्हारे वाटर प्यूरिफायर से तुम्हारे ग्लास में अगर तुम्हें पानी लेना है, ठीक है, तो ग्लास का फेस तुम वाटर प्यूरिफायर के ऊपर रखोगे ना, तो एरिया वेक्टर उसके अलोंग होता है। ग्लास को थोड़ा टिल्ट कर दो, उसके अंदर से कोई पानी नहीं जाएगा, उसको पैरेलल पानी जाएगा, तो पानी नीचे गिर जाएगा पूरा। तो वो वाली केस है जहाँ पे हमने उसके परपेंडिकुलर रखा, एरिया वेक्टर को परपेंडिकुलर रखा, ऐसा समझो। दिस इज द ग्लास, ग्लास है क्या मेरे पास, ठीक है, ये ग्लास समझो, ठीक है। यहाँ से पानी गिर रहा है, ठीक है, ये पानी गिर रहा है ऊपर से। तो अभी मुझे बताओ, एरिया वेक्टर और ये जो व्हाइट कलर का पानी है उसके बीच में एंगल कितना है, 0। एरिया वेक्टर क्या है, ये 90 डायरेक्शन में एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, नहीं 0 है, 0 ये है देखो। ना। इसके बीच में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन मतलब ये जो एरिया है उसको परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है। साइड तो वॉल से ये एरिया वेक्टर मतलब ऊपर से पानी, और मैं रिस्पेक्टिव लेना ग्लास, है ना सर, हाँ, और मैं जो कर्व ग्लास, सरफेस है। राइट, तो ग्लास में अभी ऐसे, एग्जैक्टली, तो ये जो ग्लास है मैं अभी ऐसा कर रहा हूँ, तो पानी, ग्लास के अंदर पानी जा रहा है क्या, नहीं, नहीं जा रहा ना। तो अभी एरिया वेक्टर और ये जो वाटर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90। हम कहेंगे 90 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, ये वाला एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, बाहर की तरफ,
और ये जो फील्ड है कि यहाँ पे, ठीक है, ये वाला केस है, ठीक है। आंसर डी आया 0। और एक एग्जांपल, फिर क्लास खत्म करेंगे आज। सर है पीडीएफ आज शेयर करना भी। अरे पीडीएफ भी सेंड होगी भाई, आज लाइव लेक्चर भी सेंड होगा ऐप पे। Another example. ये रेडियस r, दिस इज द रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ही लाइन दिखाता हूँ मैं, बार बार वो बहुत सारी लाइन, मेरे पेन की इंक खत्म हो जाएगी। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, और ये एंगल जो दिया है, दिस एंगल इज 30 डिग्री, फाइंड फ्लक्स थ्रू दिस एरिया। ऑप्शंस दे देता हूँ। पहला ऑप्शन E √3/2 E into pi r square. Option B, flux is E into pi r square. Pi r square क्या है? एरिया है। एरिया 1/2 E into pi r square. सर सी। हाँ सर, cos 31/2 होता है। ठीक है, तो अभी तुम कंफ्यूज नहीं हुए क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट मैंने हाँ। बता दिया। कौन सा एंगल चाहिए हमें? ये वाला, ठीक है। या तुम ऐसा करो, ये हो जाएगा E cos 30 हो जाएगा, और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा? E sin 30। sin 30। तो ये sin 30 लेंगे हम, राइट, along the direction of area vector, ठीक है। तो कंप्लीट कर देते हैं। फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू यहाँ पे EA sin 30 डिग्री, E into pi r square into 1/2, so 1/2 E into pi r square, करेक्ट है। फ्लक्स, ठीक है। तो आगे चल के हम इसका इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने फर्स्ट सीजन में निकाली है डिफरेंट शेप्स के लिए, यूजिंग गॉस लॉ। अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ा गॉस लॉ समझने के लिए, तो दीज वर प्री रिक्विजिट टू अंडरस्टैंड गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम यूज करेंगे गॉस लॉ के लिए। गॉस लॉ का एक इक्वेशन आता है EDS इज इक्वल टू Q/ε0, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। जो पूरे के पूरे डेरिवेशन हमने सीजन 1 मतलब पार्ट 1 में किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यहाँ पे भी हम वही डेरिवेशन करेंगे बट यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है। तो क्या लिमिटेशन है, क्या एडवांटेजेस है, क्या एप्लीकेशन है और क्यों जरूरी है ये पढ़ना, हम पहले तो पढ़ चुके तो क्यों फिर से पढ़ें, उसका रीजन हम धीरे धीरे फाइंड आउट करते जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी पेशेंसली।